Namaskar. Now we are starting boron group 13 trend in chemical properties. Reaction with air, reaction with acid, reaction with base and reaction with halogen. इनके थ्रू हम क्या दिखाना चाह रहे हैं कि ये किस तरीके से केमिकली रिएक्ट करेगा. कौन? बोरोन फैमिली, जिसमें हम बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला. इस तरीके से आपको याद रखना और इनका रिएक्शन सबसे पता भी होना चाहिए, ट्रेंड भी पता होना चाहिए. बोरोन की बात करेंगे तो वो कह रहा है कि ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता. उसका कारण इसका ये स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं हम आइकोसाहेड्रल, आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर, जिसमें आप देखिए 20 ट्राइगोनल हेड्स दिखाई दे रहे हैं. ये हेड्स इसको मतलब एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, इतनी सॉलिड स्ट्रक्चर बनाते हैं कि आपको लूज इलेक्ट्रॉन करने हैं, आप कर ही नहीं पा रहे हैं. क्यों? क्योंकि ये बाउंडेशन इतना मजबूत है. अब ये बाउंडिंग होगा, उस केस में ये लॉस नहीं कर पाएगा, तो रिएक्ट कैसे करेगा? तो ये कह रहा है कि ये अनरिएक्टिव है. किसमें? क्रिस्टलाइन फॉर्म में. क्रिस्टलाइन फॉर्म में है ये, इस कारण से इसका अनरिएक्टिविटी है, रिएक्ट नहीं करेगा. तो बाकी की चीज, एक और बात, दो फॉर्म इसमें देखा है कि अगर ये एमोरफस कर दें, इसको अगर पीस दिया जाए, क्रिस्टलाइन फॉर्म को थोड़ा थोड़ा कर दिया जाए, सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाए, तो आप देखना कि वो ऑक्सीजन से भी रिएक्ट कर जाएगा. फर्स्ट केस में नहीं कर रहा जब वो क्रिस्टलाइन था, क्रिस्टल के फॉर्म में था. क्रिस्टल का मतलब जैसे चीनी है, चीनी के दो फॉर्म होते हैं. जो आपके अक्सर घर पे होती है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है. लेकिन जब आप जैसे मान लो कि आप बना रहे हो कुछ भी मिठाई बना रहे हो, तो आप देना उसको पीस दिया जाता है, उस केस में वो क्रिस्टलाइन फॉर्म से एमोरफस फॉर्म में आ जाती है. ये आपको दिखाई भी दे रहा है, देखो एक में पिसा हुआ है वो एमोरफस है, जो सिंपल सा दिख रहा है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म है. तो एमोरफस बोरोन को आप ईयर के साथ में हीट कर दिए, तो आप देखना कि उसका ऑक्साइड बन जाएगा, B2O3 बन जाएगा. पर आपने क्या देखा था, क्रिस्टलाइन फॉर्म में तो गर्म करने पर भी नहीं हो रहा था, पर एमोरफस में गर्म करने से तो काम चल जा रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जा रहा है, और क्या बन रहा है? ऑक्साइड बन जा रहा है. और ऑक्साइड तो किस तरीके से बनेगा? जिस तरीके से उसका वो होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल बोरोन का क्या है, 3+ ऑक्सीजन 2-, मैं इसको इधर लाऊंगा, इसको इधर लाऊंगा, तो क्या होगा? B2O3, ये बन गया है ना. ये एमोरफस में हुआ है हीटिंग के बाद, है ना. इसका कारण है सरफेस एरिया बढ़ना, और उसके बाद में हीटिंग. हीटिंग से क्या होता है, इसके इलेक्ट्रॉन्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी आती है, तब जाके वो इस तरीके से प्रोडक्ट बन रहा है. इसमें नहीं बना है क्रिस्टलाइन. अगला एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम बहुत रिएक्टिव होता है. रिएक्टिव इसलिए कि आपके घर पे जितने भी ये जैसे बर्तन होते हैं हमारे घर पे, आप देना उसके ऊपर इस तरीके से आप देना ब्राउन ब्राउन इस पर ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, ठीक है ना. इसको रस्टिंग ही मान लीजिए, कोरोजन मान लीजिए कोई. लेकिन ये है क्या चीज़? एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी इतनी फास्ट है कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा. एल्यूमिनियम 3+, ऑक्सीजन 2-, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो क्या होगा? Al2O3, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया. और ये, अब ये इंपॉर्टेंट बताता हूँ क्या है. एक बार एल्यूमिनियम ऑक्साइड जम गया, तो अब आपको देखना है और भी कोई चीज़ एयर आप और रिएक्ट करना चाहेगी तो अब नहीं कर पाएगी. तो ये क्या चीज़ है? ये एक प्रोटेक्टिंग लेयर कर रही है. इसने प्रोटेक्ट कर दिया मेटल को, अदरवाइज क्या होगा, आगे भी कोई अटैक करेगा तो अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑक्साइड से तो रिएक्शन करेगा नहीं. तो ऑक्साइड के बाद में ये प्रोटेक्टिंग लेयर हो गया, पर एक बार जरूर करेगा. अगर आपने इसको फिर साफ कर दिया तो फिर बन जाएगा. इसका मतलब जितनी बार साफ करोगे आप इस मेटल को आप पतला करते जा रहे हो. ये थोड़ा सा और अपने लिए थोड़ा सा गलत है. अच्छा, बोरोन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बना रहा था बोरोन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, गैलियम ऑक्साइड, इंडियम ऑक्साइड एंड थैलियम ऑक्साइड सब बनाते हैं, है ना. केवल बोरोन में ही था कि आपको पहले तो इसको पीसना है, इसको किसमें लाना है, क्रिस्टलाइन से एमोरफस में लाना और हीट करना. इसके अलावा सबको बिना हीट किए ही काम चल जाएगा. कैसे? अब ये बन गया. अब उनका जो अब नेचर आपने देखा तो कैसा देखा? आपने लिटमस टेस्ट देखा तो ये है एसिडिक. और अब आप देखना कि एसिड से नीचे की तरफ जाओगे तो वो कैसा होगा? एसिडिक भी है और बेसिक भी है. कब? जब एसिडिक, कब? जब बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो एसिडिक की तरफ बिहेव करेगा, और बेस के और एसिड के साथ कराओगे तो वो बेसिक होगा. मतलब दोनों ही करेक्टर पता है, तो इसको बोलते हैं हम एम्फोटेरिक. एम्फोटेरिक के कौन कर रहा है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड गैलियम ऑक्साइड. तो नीचे वाला, जैसे ऊपर एसिड है तो जस्ट इसका उल्टा नीचे होगा. और जितने भी आप देखना कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं ना, मेटल ऑक्साइड हर बेसिक की तरह रहते हैं. और आप देखना नीचे की तरफ आपने कहा था कि मेटल होते हैं, ऊपर की तरफ ये क्या था? मेटलोइड. उसके बाद में नीचे मेटल स्टार्ट हुए. मेटलोइड में नॉन मेटल और मेटल दोनों ही करेक्टर होते हैं, तो नैन ऊपर वाले को नॉन मेटल जैसा ही मानिए, है ना. मेटलोइड है वो, इसके नीचे क्या है?
आपने मेटल हुए तो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, पर बीच वालों में वो दोनों ही कैरेक्टर्स होंगे, क्योंकि मेटल के भी तो गुण हैं इसमें, थोड़ा सा आ गए। तो ये कह रहा है कि ये एसिडिक और बेसिक दोनों तरह बिहेव करता है। अब बोरोन का जो नाइट्रोजन से रिडक्शन क्या है, कि अगर मैं बोरोन और एल्यूमिनियम की बात करूं तो ये नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है, लेकिन कब? जब बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हो। और क्या बनाएगा? फिर नाइट्राइड बनाएगा। फॉर्मूला क्या रहेगा? सिंपल सी बात है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोरोन की बात करूँ तो बोरोन की क्या है 3+, नाइट्रोजन की क्या है 3-, ये इधर आएगा ये इधर आएगा, इस केस में क्या हो जाएगा B3N3। जब हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो करते हैं, तो आंसर क्या आया Bn। तो हमने कहा कि बोरोन की जगह ई लिख दीजिए, तो क्या आएगा आंसर ई और एन। इसीलिए आप देखना कि ये देखो इस तरीके का फॉर्मूला बनाएगा नाइट्रोजन से। पर कौन बनाएगा? बोरोन और एल्यूमिनियम ही बनाएगा, और वो भी कब? जो हाई टेम्परेचर। और नाइट्राइड बनाएगा, ये नाइट्राइड बनाइए। और बाकी के लोग गैलियम इंडियम थेलियम ये कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है ना। यहाँ साफ साफ लिखा है कि देखो बोरोन और एल्यूमिनियम ये रिएक्ट करेगा, नाइट्राइड बनाएगा, पर गैलियम इंडियम थेलियम ये रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। ये आपको याद भी रखना है। अक्सर बड़ी क्लास जब एग्जाम होते हैं नीट वीट में तो ये पूछेंगे कि गैलियम व्हाट विल हैपन व्हेन गैलियम विल रिएक्ट विद द नाइट्रोजन, तब आप लिखना है कि नो रिएक्शन, नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन। इंडियम में भी यही लिखेंगे, थेलियम में भी यही लिखेंगे। अगला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, एसिड। ये क्या मतलब है? मतलब ऐसा एसिड जो ऑक्सीडाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है या हेल्प करता हो, ठीक है ना। तो ऐसे एसिड मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भूमिका निभाए। ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज करने वाले एजेंट मतलब खुद का क्या होगा? रिडक्शन होगा, ठीक है ना। ऐसे बहुत कम एसिड है, पर कुछ जो है जो नॉन ऑक्सीडाइजिंग, इसका मतलब क्या है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भूमिका नहीं निभाते हैं। इसको समझने के लिए तरीका बताता हूँ मैं आपको। इसमें से जो ऑक्सीडाइजिंग एसिड होगा ना, उसमें जो ऑक्सीजन होगा वो एनायनिक स्ट्रक्चर के साथ में रहेगा। ऑक्सीजन एनायनिक स्ट्रक्चर में रहेगा, ठीक है ना, नेगेटिवली चार्ज जो भी रहेगा ना उसमें। ऐसा कैसा एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल से आपको ये इसको आपको राइट करके एक पेज पे लिख के आपको सामने जहाँ पढ़ते हैं वहाँ चिपकाना है। क्या है ये? सिंपल, नाइट्रिक एसिड। जबरदस्त एसिड्स में से हम 4 एसिड का यूज करते हैं। H2SO4, कंसनट्रेट, HNO3, HCl। इनमें से यही सारे एसिड ही हैं, लेकिन HNO3, HClO4, HClO3, H2CrO4 और कंसनट्रेट H2SO4 ये सब क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, मतलब ऑक्सीडाइज एजेंट की तरह काम करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि खुद का क्या होगा? दूसरे का ऑक्सीडाइज करना, मतलब खुद का रिडक्शन हुआ, तो ये खुद का रिडक्शन करवाते हैं, ठीक है ना, और दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाते हैं, एजेंट की भूमिका निभाते हैं। और नॉन ऑक्सीडाइज, जिसमें से ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भूमिका निभाएंगे, ठीक है ना। कैसे? कि HCl ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग है, मतलब ऑक्सीडाइज नहीं करवाना है, ठीक है ना। HI, HBr, HF, H3PO4 और डाइल्यूट H2SO4। इंपॉर्टेंट बात समझिए, कंसनट्रेट H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग, डाइल्यूट नॉन ऑक्सीडाइजिंग। इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? ये देखो इस तरीके से। अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि कॉपर कहाँ कितना रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव में आता है, ये आपको भी पता है। जब हम बढ़ाते हैं काना का मंगल जन्म फिर प्रभु होगा, तो नीचे क्या आता है? क्यों होगा आगे और, मतलब कॉपर हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिविटी, ठीक है ना। अब आप क्या क्या देखेंगे कि जब मैं डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट कराता हूँ तो ये Cu2+ में ऑक्सीडाइज हो रहा है। देखो यहाँ पे 0 था, यहाँ पे +2 हुआ, इसका मतलब ये क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ। कौन करवा रहा है? डाइल्यूट, ठीक है ना। इसी तरीके से क्या हो रहा है कि इसी कॉपर को मैं कंसनट्रेट HCl से रिएक्ट कराऊँ, कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है। रिएक्शन क्या लिखा हुआ है? नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं अगर कंसनट्रेट H2SO4 से बात करूँ तो कंसनट्रेट H2SO4 ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। पर इसी तरीके से मैं डाइल्यूट H2SO4 की बात करूँ, जो कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा है, उसमें कोई रिएक्शन नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है, ऑक्सीडाइजिंग एसिड जो होता है वो ऑक्सीडाइज करवाता है। ये एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? जिसके साथ में ये रिएक्ट कर रहा है। कॉपर जैसी नॉन रिएक्टिव मेटल्स को भी उन्होंने क्या किया? ऑक्सीडाइज करवा दिया। इतने जबरदस्त एसिड है, ठीक है ना। इन एसिड्स को बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एसिड। पर डाइल्यूट है, इसमें इतना दम नहीं है कि कॉपर को रिएक्शन कराते हैं, वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग। कंसनट्रेट HCl में भी दम नहीं है कि कॉपर को रिएक्ट करा दें, तो वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग है,
ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग करवाना जरूरी है, ऑक्सीडाइज करवाना जरूरी है ना। ये समझ लीजिए कि ये बहुत ही अच्छी वाली हाईली रिएक्टिव में इनका नाम आता है, तभी ये ऑक्सीडाइज करवा पाते हैं। नेक्स्ट, रिएक्शन विद एसिड, एसिड से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, अभी जो बताया वो भी एसिड ही थे, पर रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एसिड होगा तो वो क्या निकालेगा, HNO3 होगा तो NO2 निकालेगा, H2SO4 होगा तो SO2 निकालेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से नॉन ऑक्सीडाइजिंग क्या करेंगे, वो H2 निकालेंगे, ठीक है ना, H2 निकालेंगे। ऊपर वाले में भी गैस निकल रही है लेकिन वो जैसा एसिड है वैसा, और नीचे वाले में क्या है, ये भी गैस ही है लेकिन ये उसको पूरी तरीके से नहीं तोड़ पाते, है ना। उस केस में क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, बोरॉन और डाइल्यूट H2SO4 कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, नो रिएक्शन। पर कंसनट्रेट HNO3 के साथ में देखिए क्या निकला, NO2 निकला। क्यों, HNO3 से निकला है ये, HNO3 से NO2 निकली है, ठीक है ना। और उसके बाद में यहाँ पे रिएक्ट करते हुए H3BO3 बनाया। आगे की तरफ देखिए, कंसनट्रेट H2SO4, यहाँ से SO2 निकली है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर SO2 थी इसलिए निकल गई, यहाँ NO2 थी यहाँ निकल गई, है ना। उसके बाद में H3BO3। नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पर ही क्या होगा, एल्यूमिनियम। पहले भी ऐसा आया कि एल्यूमिनियम क्या करता है कि एल्यूमिनियम के जितने भी बर्तन होंगे उसके ऊपर आते ना एक ब्लैक कलर की लेयर चढ़ जाएगी, उसको बोलते हैं हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और ये प्रोटेक्टिंग लेयर है। इसके बाद में अगर कोई और आगे रिएक्ट करना चाहे तो वो नहीं करने देगी, ये प्रोटेक्टिंग लेयर है। ये बनती है कंसनट्रेट HNO3, ये यहाँ पर है ऑक्सीडाइजिंग में, बन गया है ऑक्साइड। एल्यूमिनियम डाइल्यूट HCl के साथ कैसा करेगा कि डाइल्यूट HCl के साथ में कोई ज़्यादा खास रिएक्शन नहीं है, और उसमें ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग है इसीलिए ये हाइड्रोजन गैस देगा। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर ये ऑक्सीडाइजिंग है तो क्या होगा, वो उसके अकॉर्डिंग H2SO4 तो SO2 देगा, HNO3 NO2 देगा। लेकिन नॉन ऑक्सीडाइजिंग क्या करेगा, ये हाइड्रोजन गैस देंगे। जैसे कंसनट्रेट HCl, ये HCl लिखा तो हाइड्रोजन दिया। इंपॉर्टेंट बात देखिए, TiCl बनाए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि TiCl रियल में 3 भी दे सकता है और 1 भी दे सकता है, पर नीचे की तरफ जब जाओगे ना तो ये जो +1 है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग ज़्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है। थेलियम में क्या था, नीचे की तरफ आ रहे हो, साइज बढ़ गया, डी और F ब्लॉक आ गया, पुअर शील्डिंग, न्यूक्लियस उसके आउटर मोस्ट के एस इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देता है, नहीं जाने देता तो +3 नहीं दिखाने देगा। कौन दिखाएगा, +1 दिखाई देगा, +1 दिखाई देगा तो ये TLCl बनेगा। और एक और बात, जिससे रिएक्शन कर रहा है वो कमजोर है तो वो क्या बनाएगा, H2 बनाएगा, इसीलिए आप देखना ये H2 गैस निकली है। इसी तरीके से थेलियम कंसनट्रेट HNO3 के साथ में क्या करेगा, NO2 निकालेगा, और ये थेलियम नाइट्रेट बना है, ठीक है ना। ये क्यों बना रहा है, क्योंकि आप यहाँ होगा तो वो गैस देगा, यहाँ होगा तो हाइड्रोजन देगा, यही चीज़ आपके रूल में है। H2SO4 के साथ में SO2 बनाएगा, और ये गैलियम सल्फेट बनाया। तो ये क्या चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पर कौन सी गैस कब निकलेगी। जैसे कंसनट्रेट H2 इसके साथ में निकालोगे तो SO2 निकलेगा, डाइल्यूट के साथ निकालोगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ऊपर वाली चीज़ों को याद रखना है कि गैस तो दोनों में ही निकल रही है, ऊपर वाले में उससे रिलेटेड गैस निकल रही है, नीचे वाले में जो नॉन ऑक्सीडाइजिंग है वहाँ हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है ना। अगला, बेस के साथ में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, एल्यूमिनियम और गैलियम जब एक्वस एल्कली के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो हाइड्रोजन गैस देगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस कैसे देगा, ये देखो सिंपल सी बात, ये सब KOH NaOH ये सारे अच्छे वाले बेसेस है। इसके साथ में बोरोन के जितने भी मेटल करेंगे वो क्या करेंगे, नीचे आपको इंपॉर्टेंट बात है ये वाली चीज़, क्या चीज़ है यहाँ पे कि वो कौन सी गैस दे रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन गैस, ये देखो ये हाइड्रोजन गैस, नीचे की तरफ ये हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि वो कौन सी गैस देगा और क्या बनाएगा, तो बोलेगी बेस, ये दो बेस बेस बेस, बोरोन एल्यूमिनियम और नीचे गैलियम, तीनों ही रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, ये बेस ये बना रहा है। इसमें देखो इसमें क्या बना है, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट, है ना, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। नीचे की तरफ क्या बना रहा है, देखो सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सी गैलेट, ठीक है ना। ये किसके साथ बना रहा है, गैलियम के साथ बना रहा है, देखो गैलियम के साथ में गैलेट, एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनेट, पर रियल में क्या हो रहा है, ये गैस, इस गैस का नाम क्या है, हाइड्रोजन। बस इतना सा याद रखना है आपको कि कौन सी गैस देगा, किसके साथ में, बेस के साथ में, है ना, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है ना।
हेलाइड के साथ में कैसा रिएक्शन करेगा। तो हेलाइड जो होता है वो कैसे होगा, जैसे मान लो ये है E+3 फॉर्म में है, एक्स जो हेलाइड है वो -1 के फॉर्म में है, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो क्या बनेगा E1x3। वन को आप लिखते नहीं हो इसीलिए क्या होगा, लिखेंगे EX3, ये वाला प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है ना। तो जितने ये इसको बनाने के लिए जो चीज़ चाहिए उसको बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस करने के बाद में जो आएगा वो, तो ग्रुप 3 एलिमेंट्स रिएक्ट विद हेलोजन, उससे क्या बनेगा, ट्राई हेलाइड, इसको बोलते हैं ट्राई हेलाइड। ठीक है ना। तो ट्राई हेलाइड बना दिया। कैसे, या देखिए फ्लोरीन, अब ऊपर वाली चीज़ की बात करें तो उसमें क्या है, स्मॉल साइज। स्मॉल साइज जो होता है वो क्या करेगा, जब बात करेंगे हम उससे कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन का परमानेंट ट्रांसफर होगा, वहाँ आप कहेंगे कि आयनिक बॉन्ड बनेगा। और कब बनेगा, हाई, तो फ्लोरीन की जब भी बात करते हैं तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, वो जिससे भी पकड़ता है उससे इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो वहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनेगा। और उसकी मेल्टिंग पॉइंट कैसी होगी, जब मजबूत होता है आयनिक बॉन्ड तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होती है। ठीक है ना। तो ऐसा आपको इसके साथ में होगा। लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी नहीं है। तो जब भी हमने क्या बात की, जैसे मान लो HF में हम कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, तो H+ और F- कौन सा बॉन्ड बना, आयनिक बॉन्ड है, ये आयनिक बॉन्ड बहुत मजबूत होता है, तो तोड़ना भी मुश्किल है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगी। जैसा कि देखिए हाइड्रोजन फ्लोरीन, आयनिक बॉन्ड, मजबूत बॉन्ड, हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्लोरीन HCl, HBr, Hi, ये क्या है, कोवेलेंट नेचर। और इसके बाद में क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट लो होगी। बॉन्ड जितना मजबूत होता है उतना ही बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा, तोड़ना उतना मुश्किल, मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। ये आज आपको पहले भी समझे। दूसरी बात, बोरॉन फैमिली में जो बोरॉन ट्राई हेलाइड होता है, जैसे मैं ट्राई फ्लोराइड, ट्राई क्लोराइड, ट्राई ब्रोमाइड, 3 चीज़ हो गई। अच्छा, इनमें से क्या चीज़ है कि ट्राई हेलाइड कोवेलेंट इन नेचर है। ठीक है। सोल्यूबल इन द ऑर्गेनिक सोलवेंट, ऑर्गेनिक सोलवेंट में घुलेंगे। बेड कंडक्टर, इसमें कंडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, क्यों नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तब ना। दूसरी बात, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन किसकी बात कर रहा हूँ, बोरोन के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तीनों ही बॉन्डेड में हो गए, अब फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं वहाँ। फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी देता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्या मतलब है, जब 3 सिग्मा बॉन्ड बनता है, जैसे यहाँ पे देखिए ये सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड बना, इस 3 सिग्मा बॉन्ड के कारण से ये कैसे हो गया, sp2 होने के कारण से इसको क्या बोलेंगे, प्लेनर। ठीक है ना, प्लेनर ट्राइगोनल, ट्राइगोन प्लेनर, देखो ये ट्राइगोन थी, क्यों ट्राइगोन, देखो इस तरीके से ट्राइगोन, और एक प्लेन में है, एंगल कितना है, 120 डिग्री एंगल है इसका। ठीक है ना। बोरोन ट्राई हेलाइड एक्ट एज ए लेविस एसिड, इसका क्या मीनिंग है कि जब भी आपको लेविस की बात पढ़ाते हैं तो उसमें क्या पढ़ाते हैं हम, कि लेविस ने कहा कि एसिड बेस कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा वो क्या है, वो वही क्या है। जैसे हमने बात की एलपी की, ये एलपी इसको चाहिए, क्यों चाहिए, इसके पास में टोटली देखो 2 2 2 टोटली 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये कह रहा है 2 LP, कहीं से LP, जैसे NH3 के पास में LP है, ये LP यहाँ से ये लेना चाहेगा, और लेके क्या होगा, इसके टोटल ये 2 होने पर 8 इलेक्ट्रॉन, जो LP लेता है, लेविस कहता है कि वो लेविस एसिड है, और जो देता है, जैसे ये NH3 यहाँ दे रहा है, तो ये क्या है, लेविस बेस। ठीक है ना। NH3 को इसने भी कहा, और ब्रॉन्स्टेड लोरी ने भी कहा कि NH3 बेस है, उसका कारण बताया इसमें अलग अलग। तो लेविस ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन पे LP डोनेट करता है वो है लेविस बेस, जो लेता है वो लेविस एसिड। तो यहाँ पे बोरोन ट्राई हेलाइड, ये लेविस एसिड है, क्यों एसिड है, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ये कितना चाहता है, ये 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है, अपने एक्सेप्ट करता है। लेविस एसिड कैरेक्टर किस में ज़्यादा होगा, कि बोरोन, मतलब बोरोन ट्राई ब्रोमाइड सबसे अच्छा होगा, फिर ट्राई क्लोराइड उससे कम, और ट्राई फ्लोराइड उससे भी कम। ये हो गया। अब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्या होती है, देखिए जब इस तरीके से बॉन्ड बना लेगा, कौन, NH3 बॉन्ड बना लेगा, तब क्या होगा, तब आप देना एक स्ट्रक्चर बनेगी जिसमें NH3 भी एक बॉन्ड बनाएगा, तो NH3 के बाद में ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी। अब ये स्ट्रक्चर में अब क्या होगा, 4 बॉन्ड हो गया, और मिनिमम रिपल्शन रहे इसके लिए आप देना टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर सबसे सही है, तो ये वाली स्ट्रक्चर हो जाएगी, और उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, सिंपल। इसके बाद में आप देखना एल्यूमिनियम हेलाइड, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, रियल में कैसा होना चाहिए था, एल्यूमिनियम ElCl3,
3 ही इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड बनाए 6 इलेक्ट्रॉन। प्रॉब्लम तो ही है, डेफिशिएंट है। पर ये कह रहा है कि एक ये इसके एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये 3 तो बॉन्ड अच्छे से मजबूत है, एक में क्या है हल्का सा अट्रैक्शन है। इस तरीके से ये क्या करते हैं, जैसे ये वाला है, इसके ये वाला अट्रैक्शन है और इसके एक अट्रैक्शन, दोनों अट्रैक्शन मिलकर ये डायमर की तरफ भी बना हुआ है। ये 3 बॉन्ड तो एकदम सही है और एक अट्रैक्शन है, ये चेंज होता रहता है, कभी ये अट्रैक्शन इधर जाता है, कभी ये इधर इधर आता है, अट्रैक्शन चेंज होता रहता है, मतलब एज ए रेजोनेंस टाइप का देख लीजिए। पर ये डायमर बनाता है, 2 बनेंगे तो ऐसा लगता है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, है ना। तो ये इस तरीके से ये 8 इलेक्ट्रॉन को बनाता है, इस स्ट्रक्चर को डायमर बोलते हैं। DIMER, DI डाई मतलब ही होता है 2, और मर मतलब पॉलीमर मोनोमर, तो 2 मोनोमर मिलाकर ये इस स्ट्रक्चर बनाता है। तो LCl3 अचीव स्टेबिलिटी, मतलब ये अकेला होता तो 6 इलेक्ट्रॉन में इतना स्टेबल नहीं होता, पर इस तरीके से वो 8 इलेक्ट्रॉन करके स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, ठीक है ना। वो भी टेम्परेचर किस में होगा, बिलो 473 केल्विन से कम में होगा तभी है, ज़्यादा होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन के पास में काइनेटिक एनर्जी आएगी, भागेंगे, उस केस में क्या होगा, स्टेबिलिटी घट जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो गया LCl3 की। और ये रियल में स्ट्रक्चर इस तरीके से थी, ये 3D स्ट्रक्चर, ओके। इसी तरीके से एक स्ट्रक्चर और है, क्या है, ये पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं इनके अंदर एक डायगोनल रिलेशन भी होता है, जो कि मैंने सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के अंदर देखा था। लिथियम मैग्नीशियम बेरिलियम एल्यूमिनियम, नया एक और है बोरोन और सिलिकॉन में भी यही होता है। क्या इनमें मतलब सिमिलरिटीज क्या है, कि दोनों ही नॉन मेटल है, ठीक है ना। ये भी इससे पहले बताया गया है। दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। किस किस की बात कर रहा हूँ, बोरोन और सिलिकॉन की, ठीक है ना। दूसरी बात है डेंसिटी, ये भी दोनों की बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अगला, दोनों की बॉन्ड कैसे बनाते हैं, दोनों कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कौन, ये बोरोन और सिलिकॉन, हर बात बोरोन और सिलिकॉन की हो रही है, ठीक है ना। अगला, बोथ एग्जिस्ट एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन स्टेट एंड एग्जिबिट एलोट्रोपी, दोनों की एलोट्रोपी है, दोनों एमोर्फस, दोनों में क्या होता है, एग्जिस्ट करते हैं। एमोर्फस के लिए हमने क्या कहा कि पीस दिया गया, चीनी अगर क्यूब फॉर्म में है तो वो क्रिस्टलाइन, पीस दिया गया तो एमोर्फस, दोनों में दोनों रह रहा है। जैसे सिलिकॉन को भी तो पीस दिया जाता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोरोन को भी पीस दिया जा रहा है, तो दोनों फॉर्म में है। और दोनों इनके दोनों की एलोट्रोपी भी, एलोट्रोपी का मतलब क्या है कि फॉर्मूला बना हुआ उसी से, इसी एलिमेंट से, पर उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है। जैसे कार्बन में बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन, ये 3 तरह के फॉर्म है एलोट्रोप्स, है ना। इसी तरीके से इनके भी रहते हैं। बोथ पजेज क्लोज इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, एक का 2 है, एक का 1.8, कोई खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है। हाइड्राइड जो बनाएगा दोनों का वो गैसियस होगा, और उन दोनों में आग भी लगती है, इन्फ्लेमेबल भी है। कार्बाइड, कार्बाइड्स, बोरोन का भी कार्बाइड और सिलिकॉन का कार्बाइड, ये फॉर्मूला है उसका, B4C SiC। ये कैसा है, हार्ड है, हार्ड, उसके बाद में यूज एज एब्रेसिव, ठीक है ना। हेलाइड जो बनते हैं दोनों के, वो क्या होगा, हाइड्रोलाइज होगा और विग्रसली, ठीक है ना, हाइड्रोलाइज बहुत जल्दी में हो। और ऑक्साइड, दोनों का टेस्ट क्या, एसिडिक है। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि क्या है, सिमिलरिटीज किसके बीच में, बोरोन और सिलिकॉन के बीच में। तब अगर इतनी सिमिलरिटी है तो इसको क्या कहेंगे हम, सिमिलर ए, और है वो डायगोनल, तो इसको डायगोनल रिलेशनशिप बोलेंगे, जैसा कि इससे पहले वाले लिथियम मैग्नीशियम और बेरिलियम एल्यूमिनियम में था, ठीक है।